नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, गांधी जी's अराइवल इन साउथ अफ्रीका एंड मॉडरेट फेस ऑफ स्ट्रगल 1894 टू 1906। साउथ अफ्रीका में इन्होंने हिंदुस्तानियों की जो मदद करी ना, इनके भी स्ट्रगल के फेजेस होते हैं। शुरू शुरू में यहाँ पर कैसी अप्रोच अपना रहे हैं, वहाँ पर मॉडरेट फेस। गांधी जी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना अपने आप को जानते थे। अगर ये इनका मॉडरेट फेज है तो बाद का फेज क्या होगा इनका 1915 तक, जब ये वहां पर थे। नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीम, डोंट यूज द वर्ड एक्सट्रीमिस्ट। पैसिव रेजिस्टेंस, सत्याग्रह। और पैसिव रेजिस्टेंस हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेयर्स पिटिशन के बियॉन्ड जाते हैं। बॉयकॉट करना, तुम्हारे साथ हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, ये चीज़ बोलना, तुम्हारे द्वारा जो कपड़े बनाए जा रहे हैं उसको आग लगाना, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो गांधी जी's अराइवल एंड मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम 1894 टू 1906। गांधी जी जो थे वो डरबन पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका में 1893 में, एज अ यंग अटर्नी, एज अ यंग बैरिस्टर। जब ये पहली बार साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, ये ट्रेन में थे। कहां से कहां जा रहे थे? डरबन टू प्रिटोरिया। इनके पास फर्स्ट क्लास टिकट भी थी जबकि, लेकिन फिर भी इनकी रंग की वजह से इनको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया था। ट्रेन रुकवाई गई थी कि ये काला इंसान हमारे बीच में कैसे बैठ सकता है, और अंग्रेजों ने उठाकर इनको फेंक दिया था ट्रेन से बाहर। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ रेशियल ह्यूमिलेशन। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ओनली बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर, एंड नो होटल इन जोहानिसबर्ग, ये सारी जगह साउथ अफ्रीका में, वॉज विलिंग टू प्रोवाइड हिम अ प्लेस टू स्टे, अगेन बिकॉज ऑफ हिज कलर। जब मोदी जी का पहला टेन्योर था तो वो सेम उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में वो बैठे थे, और उन्होंने भी जर्नी ये ट्रैवल करी थी फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया। पीएम मोदी रिट्रेसेस महात्मा गांधी ट्रेन जर्नी इन साउथ अफ्रीका। ये होता है श्रेया सोएगा ना, मुझे बाहर फेंक के दिखाओ। अब करो ह्यूमिलिएशन। तो इन्होंने पूरा उस सीन को रिट्रेस करवाया था, मतलब पूरी जर्नी को रिकॉल करवाया था यहाँ पर, और पूरा ये डिस्टेंस जो है इन्होंने यहाँ पर ट्रैवल करा था। आई थिंक 2015-14 के आसपास की बात है। और तब कमाल की बात यह कि इसके बाद इंडिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। चाइना उस टाइम पर बहुत फोकस करने लगा था इसकी अफ्रीका की पॉलिटिक्स पर नहीं, सॉरी, अफ्रीका की तरफ इंटरफेरेंस दिखा रहा था काफ़ी ज़्यादा अपनी। तो उसके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग ना हो, तो भारत ने भी एक कदम रखा। जैसे हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ना शेयर करंट अफेयर का, लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना की पहल बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया भी अब अपना थोड़ा सा करना चाह रहा है वहाँ पर रवैया जो है, अपना रिलेशंस उनके साथ अच्छे करना चाह रहा है उन कंट्रीज़ के साथ। तो दिस पेनफुल पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रेशियल एरोगेंस बाय द ब्रिटिश, तब गांधी जी को पता लगा, वो उससे फेमिलियर हुए। इट फैमिलराइज्ड हिम विद द ह्यूमिलेशंस एंड सफरिंग्स, कि जो हिंदुस्तानी जो फेस करते हैं साउथ अफ्रीका में।
और गांधी जी के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बड़ा अनोखा था, बिकॉज ही हैड नॉट कम अक्रॉस सच रेसिज्म ड्यूरिंग हिज डेज इन लंडन वेयर ही स्टडीड लॉ। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी ने सोचा जो मेरे साथ यहाँ पर एक दिन में हुआ है वो यहाँ रह रहे इंडियंस के साथ, फिर चाहे वो यहाँ के परमानेंट नागरिक हैं या फिर इंडेंचर्ड लेबर्स हैं, उनके साथ रोज होता होगा और लोगों को पता नहीं है इस चीज़ से छुटकारा, इस चीज़ से निजात कैसे पाना है, मैं उनकी मदद करूंगा। दस गांधी ट्राइड टू एक्टिवेट देयर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड टू मोबिलाइज इंडियंस इन साउथ अफ्रीका फॉर देयर राइट्स एंड जस्टिस। और बड़े सारे एक्शंस उन्होंने लिए। जैसे तैसे करके वो डरबन से प्रेटोरिया पहुंचे। इमीडिएटली उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने दरख्वास्त करी कि सारे हिंदुस्तानी मुझसे आकर मिले, एंड ही ऑफर टू टीच इंग्लिश टू एनीबडी जो सीखना चाहता है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इंग्लिश सिर्फ हिंदुस्तानियों को यहां पर इतनी आती थी कि उनका काम चल सके बस। इन्होंने दरख्वास्त ये भी करी हिंदुस्तानियों से टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ कांग्रेस। ये कोई पार्टी का नाम नहीं होता है कांग्रेस, ठीक है, इसको आईएनसी मत समझना। कांग्रेस होता है कोर ग्रुप। जहां पर सबके कॉमन इंटरेस्ट की बात हो, एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन मेटेड आउट टू देम। गांधी जी हिंदुस्तानियों की क्या मदद कर रहे हैं? सारे हिंदुस्तानी गांधी जी से कहां आकर मिले? हम सबको ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या आवाज़ उठानी है और कैसे उठानी है, इन सब बातों के लिए, अपनी विचारधारा को प्रकट करने के लिए ही यूज द मीडियम ऑफ प्रेस। वहां पर जो प्रेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी नेटाल एडवर्टाइजर, तो ही रोट टू द नेटाल एडवर्टाइजर citing his strong feelings about the fair play and justice, कि कैसे जो अंग्रेज हैं वो अपनी रेशियल सुपरिटी का गेम खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडियंस, अगेंस्ट ब्लैक पीपल जो कि सिर्फ इंडिया से नहीं दूसरे कॉलोनी से भी आए हैं और यहाँ पर इनके शुगर प्लांटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं एज इंडेंचर्ड लेबरर्स। इन्होंने दरख्वास्त करी सभी हिंदुस्तानियों से प्रेटोरिया में टू नॉट टू सेक्रीफाइस देयर डिग्निटी अंग्रेजों के सामने एंड टू रेजिस्ट ऑल एंड एनी टाइप्स ऑफ रेशियल डिसेबिलिटीज। ही सेट अप द नेटाल इंडियन कांग्रेस एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। अब ये फेज इनका कैसा फेज था? मॉडरेट फेज। तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले पेटिशन सेंड कर रहे हैं। ही पेटिशन एक्सटेंसिवली सेंड मेमोरियल्स टू द साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर्स, द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंडन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब एक बार बताओ, साउथ अफ्रीका लेजिस्लेचर में तो बात समझ में आती है, लेकिन वाई कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंडन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट? क्योंकि साउथ अफ्रीका कॉलोनी किसकी है? ब्रिटिश की, ब्रिटेन की है ना। अब उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी जो इंडिया है, वहां से जब मॉडरेट लीडर्स अपनी दरख्वास्त भेज रहे हैं, पेटिशंस भेज रहे हैं, प्रेयर्स भेज रहे हैं, वो उनकी बातें सुन नहीं रहे ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले, ब्रिटिश हुकूमत वाले। गांधी जी के इकलौते लेटर्स का रिस्पॉन्ड आ जाएगा लंदन से। बताओ,
बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना, जब पूरा का पूरा एक मॉडरेट ग्रुप के जो नेता हैं श्रेया, वो अपना कितने सारे लोग हैं और इंडिया इतनी बड़ी कॉलोनी है, उनके लेटर्स का रिप्लाई तो कभी आता नहीं है। गांधी जी को कैसे मतलब एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा अच्छा, थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशंस। गांधी जी का उस टाइम पर ये मानना था, इफ ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द फैक्ट्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडियंस देयर, वही जैसे मॉडरेट जो भारत के अंदर सोचते थे कि अगर अंग्रेजी हुकूमत को एक बार ही पता लगा कि हिंदुस्तानी किस पीड़ा से जूझ रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, तो सरकार पक्का प्रयास जरूर करेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लंदन से पक्का फरमान आएगा कि यहाँ पर जो सरकार है, जो कि क्राउन के बिहाफ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पर यहाँ पर रूल कर रही है, वो अच्छे से रूल नहीं कर रही है। जो शासक हैं वो अच्छे नहीं है यहाँ पर। तो ही बिलीव दैट इफ ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द फैक्ट्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडियंस हियर इन साउथ अफ्रीका, then some changes in a fair play may be seen on part of the government since Indians were British subjects. गांधी जी जो थे, after having settled the lawsuit for which he had come to South Africa, जिस भी काम के लिए वो आए थे, जिसके लिए उनको किसने भेजा था यहाँ पर, दादा अब्दुल्ला ने, ठीक है। तो गांधी जी आफ्टर हैविंग सेटल्ड द लॉसूट फॉर विच ही हैड कम टू साउथ अफ्रीका, वो चाहते तो वापस लौट सकते थे, ही वॉज प्रिपेयर टू लीव फॉर इंडिया। लेकिन जिस शाम को वो वापस जा रहे थे इंडिया, बिल्कुल तैयारी उनकी थी डरबन से, ही रेज द इशू ऑफ द बिल टू डिसएनफ्रेंचाइज इंडियंस विच वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग पास बाय द नेटाल लेजिस्लेचर। मतलब साउथ अफ्रीका की जो लेजिस्लेचर थी वहां पर वो पास कर रही थी एक बिल, जिसकी वजह से इंडियंस को क्या नहीं मिलेगा, वोटिंग के राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इनके पास वैसे थे भी नहीं, दे वर डिनाइड द राइट टू वोट। तो ही रेज द इशू ऑफ द बिल टू डिसएनफ्रेंचाइज इंडियंस विच वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग पास बाय द नेटाल लेजिस्लेचर, कि इसको रोक दो ऐसे बिल को। इंडियंस जो थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्होंने गांधी जी से दरख्वास्त करी, काइंड ऑफ भीख मांगी उन्होंने गांधी जी से कि आप 1 महीने प्लीज हमारे लिए और रुक जाओ, और आप तो लॉयर हो, आप तो वकील हो, हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ना ही अंग्रेजी जानते हैं, आप हमारी थोड़ी सी मदद और कर दो, हमें कैसे अपना विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों के सामने करना है, आप उसका रास्ता हमें एक बारी बता दो, समझा दो, एंड हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर प्रोटेस्ट, क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते हैं। गांधी जी मान जाते हैं कि 1 महीने के लिए चलो मैं रुक जाता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट उनका ये स्टे 20 साल में बदल गया। ही वॉज देयर देन ओनली 25, जब ये साउथ अफ्रीका को छोड़कर ये जब साउथ अफ्रीका गए थे 25 साल के थे, और जब ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं ही वॉज 45। तो गांधी जी का क्या एक्सपीरियंस रहा साउथ अफ्रीका में और वो कैसे यूनिक था। एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया कि वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या देखा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलेशन फेस बाय द इंडियंस, कोई राइट्स नहीं उनको मिलना, ये सारी चीजें गांधी जी ने देख ली। लेकिन ये इनका एक्सपीरियंस जो था साउथ अफ्रीका के अंदर, ये यूनिक कैसे था। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस इन वन एस्पेक्ट, वन रिस्पेक्ट। अब क्योंकि ये ब्रिटिश एजुकेटेड बैरिस्टर थे, he demanded many things as a matter of right, such as first class train tickets for Indians and rooms in hotels, which other Indians before him had never probably even had the courage to ask for. लेकिन इन्होंने क्या है, ब्रिटिश हुकूमत से साफ साफ कहा, जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों को, आपको मतलब सिर्फ पैसों से होना चाहिए ना, मैं बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप मुझसे बात भी करो, लेकिन मेरे पास जब टिकट है, मेरे पास जब पैसा है होटल में कमरा लेकर रहने का, उसके बाद सिर्फ रंग के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर मेरे साथ ये वाली डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये चीज़ गलत है। तो परहैप्स इंडियंस इन साउथ अफ्रीका बिलीव दैट
they were discriminated against because they were not civilized. अब यहाँ यानी कि क्यों यहाँ पर मतलब क्या है, यानी कि वो वेस्टर्नाइज नहीं थे, इसलिए इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती थी. गांधी जी का जो एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका के अंदर, इट डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियरली दैट रियल कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वॉज द अजम्पशन ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी बाय द वाइट रूलर्स, दैट इज ब्रिटिशर्स. वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, रेशली सुपीरियर मानते हैं. गांधी जी यहां पर जब लैंड करते हैं तो वो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होते हैं. क्यों? ही वॉज द ओनली वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन इन साउथ अफ्रीका, ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्लेस्ड ऑन हिज शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडियंस अगेंस्ट इंक्रीजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका. कि वो मदद करने के लिए उनकी मान जाते हैं. जैसा उन्होंने बोला कि 1 महीने के लिए रुक जाओ, लेकिन 1 महीने के बाद अगर उनका काम हुआ नहीं तो वो भागे नहीं वहां से. आप कभी ऐसा कुछ करोगे कि आपकी पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर ना हो कुछ भी, या फिर आपको कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो, आप 1 महीने किसी एक जगह पर एक टास्क पर हो, उसके बाद आप तो यही कहोगे यार मैं तो जा रहा हूँ. अब आप खुद देख लेना, मैं आपके लिए 1 महीने रुक गया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 20 साल यहाँ पर लगा दिए. गांधी जी की इस बात से हमें 2-4 क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं उनके मतलब इस जीवन काल से, साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी उन्होंने करा. एक तो किसी भी अपने टास्क के अंदर कंसिस्टेंसी, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ टास्क. प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई है वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उसको बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है. ये चीज़ें हम गांधी जी से सीख सकते हैं. ये उनकी एक अच्छी क्वालिटी थी. और सिंपैथी, एज वेल एज सिंपैथी. इसी चक्कर में तो वो रुके ना. यहां पर उनको कोई सैलरी मिल रही थी, कोई पैसे दे रहा था, बताओ, यहां पर रुकने के. सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक एटीट्यूड है इंडियंस के प्रति, तभी तो. फीलिंग ऑफ कोजाइवनेस की फीलिंग, दैट इज वी फीलिंग. मैं हिंदुस्तानी, कुछ और हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन अगर बाहर फंसे हुए हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए. तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो कि हम गांधी जी के स्टे पीरियड से देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में. 1906 तक मोहनदास गांधी हैविंग फुली ट्राइड आउट द मॉडरेट मेथड ऑफ स्ट्रगल. अब ये भारत के अंदर जो मॉडरेट लीडर्स थे उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं थे कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है प्रेस पिटीशंस का, रिक्वेस्ट का, मेमोरियल्स का, तो ये पागलों की तरह मतलब इंतज़ार करते रहे. ही हैड बिकम कन्विंस्ड दैट सिर्फ ये जो एफर्ट्स हैं इट वुड नॉट लीड हिम टू एनीवेयर, या फिर इनके जो साथी हैं जिनके लिए लड़ रहे हैं हिंदुस्तानी, हमारा कुछ नहीं होने वाला अगर हम इनसे रिक्वेस्ट करते रहे. तो ही स्टार्टेड विद द सेकेंड फेज, दैट इज स्टेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इन 1906. तो इनका पहला फेज क्या था साउथ अफ्रीका के अंदर? मॉडरेट फेज. फ्रॉम 1894 जब से आए थे यहाँ पर टू 1906, और 1906 से लेकर 1914 या 1915 तक पैसिव रेजिस्टेंस का फेज, जिसको
पॉपुलरली बोला जाता है सत्याग्रह, जिसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।